नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। कल यानी 16 दिसंबर को निर्भया कांड को हुए पूरे 11 साल हो गए। निर्भया कांड को 21वीं सदी में हिंदुस्तान को झकझोर देने वाला मामला कहा जा सकता है। इस घटना ने पूरे देश की जनता को एक साथ सड़क पर ला खड़ा किया था। इस घटना को केवल अपनी जघन्यता के लिए ही नहीं याद किया जाता, बल्कि इसके बाद भारतीय कानून व्यवस्था में स्त्रियों के पक्ष में आए तमाम बदलावों के लिए भी इस संघर्ष को याद किया जाता है। हालांकि ये बात और है कि महिला सुरक्षा की स्थिति में कोई खासा बड़ा सुधार आज तक नहीं हुआ। इसका सबसे हैरान करने वाला ताजा उदाहरण बांदा में तैनात महिला जज के साथ हुए शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के मामले को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाने से लगा सकते हैं। जब खुद न्याय के मंदिर के पुजारी ही सुरक्षित नहीं है तो फरियादियों का तो भगवान ही मालिक है। महिला जज ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका सेकंडों में खारिज हो जाने के बाद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा था। उसकी चंद लाइनें बेहद अहम हैं। जज ने पत्र में लिखा है कि मैं भारत में काम करने वाली महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि वो यौन उत्पीड़न के साथ जीना सीखें। यही हमारे जीवन का सत्य है। POSH यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एक्ट हमें बताया गया सबसे बड़ा झूठ है। कोई हमारी नहीं सुनता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप शिकायत करेंगे तो आपको प्रताड़ित किया जाएगा। ये शब्द उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में तैनात उन्हीं महिला सिविल जज के हैं जिन्होंने हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। पीड़ित महिला जज ने इस पत्र में आरोप लगाया है कि एक डिस्ट्रिक्ट जज ने उनको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। उनका कहना था कि कई बार शिकायत करने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते अब वो अपने सबसे बड़े अभिभावक सीजीआई चंद्रचूड़ से सम्मानपूर्वक अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति मांग रही हैं। आपको बता दें कि ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल है और फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है, क्योंकि ये पूरा मामला न्याय देने वाली व्यवस्था से ही जुड़ा है। इसलिए इस पर क्या कार्रवाई होती है, इस पर सबकी नज़र भी है। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं जब खुद न्यायालय में यौन हिंसा की घटनाएं सुर्खियों में हों। इससे पहले भी साल 2019 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ उनकी पूर्व जूनियर असिस्टेंट ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। जस्टिस गोगोई पर आरोप लगाने वाली महिला ने एक चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के सभी 22 जजों को भेजी थी, जिसमें जस्टिस गोगोई पर यौन उत्पीड़न करने, इसके लिए राजी न होने पर नौकरी से हटाने और बाद में उन्हें और उनके परिवार को तरह तरह से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। तब जस्टिस गोगोई ने इसे न्यायपालिका को अस्थिर करने की एक बड़ी साजिश बताया था और फिर पूरे मामले का नतीजा क्या रहा ये किसी से छिपा नहीं है। हालांकि कई और मामले भी ऐसे देखे गए हैं। इस तरह के आरोप अक्सर आरोप बनकर ही रह जाते हैं। न्यायपालिका का उदासीन रवैया समस्याजनक दृष्टिकोण न्याय की आस को और दूर कर देता है, जबकि अदालतों में होने वाले यौन हिंसा के लिए विशिष्ट कानून के अभाव में सुप्रीम कोर्ट के 1997 के विशाखा फैसले में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामले में अपनाए जाने वाले कानून और प्रक्रिया को सभी अदालतों पर निर्धारित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के घोषित कानून अदालतों सहित सभी संस्थाओं पर लागू होते हैं। साल 2013 में संसद ने जब कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पारित किया तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय में यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी नियम बनाए। इन नियमों के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक लिंग संवेदीकरण और आंतरिक शिकायत समिति GSICC का गठन करना आवश्यक है। इसका उद्देश्य लैंगिक मुद्दों पर जनता को संवेदनशील बनाना और सुप्रीम कोर्ट परिसर के भीतर यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करना है। POSH अधिनियम स्पष्ट रूप से अपने दायरे में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के श्रमिकों को शामिल करता है। इसके अंतर्गत यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए संस्थागत स्तर पर एक आंतरिक समिति IC और जिला स्तर पर एक स्थानीय समिति LC का गठन अनिवार्य है। हालांकि अभी पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले के दौरान स्पष्ट शब्दों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसे विषयों पर सख्ती दिखाई थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ का कहना था कि कार्यस्थल पर किसी भी रूप में यौन उत्पीड़न को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने दुनिया भर के लोगों को परेशान कर रखा है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि उत्पीड़न करने वाले लोगों को कानून के चंगुल से बचने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर क्या है कार्यस्थल पर यौन शोषण से जुड़ा कानून। किसी के मना करने के बावजूद उसे छूने की कोशिश करना, यौन संबंध बनाने की मांग करना, सेक्सुअल भाषा वाली टिप्पणी करना, पोर्नोग्राफी दिखाना या कहे अनकहे तरीके से बिना सहमति के सेक्सुअल बर्ताव करना को यौन उत्पीड़न माना गया है। साल 2013 में सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्कप्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल लाया गया
तो इस परिभाषा को जगह और काम से जोड़ दिया गया। यहाँ काम की जगह का मतलब सिर्फ दफ्तर ही नहीं बल्कि दफ्तर के काम से कहीं जाना, रास्ते का सफ़र, मीटिंग की जगह या घर पर साथ काम करना, ये सब शामिल हैं। ये बात जो समझने वाली है कि जब यौन उत्पीड़न की शिकायत आप अपने दफ्तर में बनी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के सामने करते हैं तो वो सिविल मामला होता है, लेकिन अगर उस मामले को लेकर आप पुलिस के पास जाते हैं तो क्रिमिनल यानी आपराधिक मामला हो जाता है। आईसीसी में यौन उत्पीड़न की शिकायत करने के लिए 3 महीने की समय सीमा निर्धारित है, लेकिन आईपीसी में 2013 के बाद धारा 354 में कुछ बदलाव कर नए सेक्शन जोड़े गए और लिमिटेशन पीरियड को खत्म कर दिया गया। 2013 के पहले आईपीसी की धारा 354 में ये लिमिटेशन पीरियड 3 साल का था। कुल मिलाकर बांदा की महिला जज की शिकायतें बहुत गंभीर हैं। उनका कहना है कि सितंबर 2022 में उन्होंने हाई कोर्ट को इस मामले के बारे में लिखा था, वहाँ से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। यहाँ तक कि एक जांच शुरू कराने के लिए उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ी। उन्होंने इसके लिए हजारों मेल लिखे, तब जाकर 6 महीने बाद जांच शुरू हुई, जबकि पीओएसएच एक्ट के मुताबिक 3 महीने में हो जानी चाहिए थी। उन्होंने हाई कोर्ट की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को भी जुलाई 2023 में पत्र लिखा था, लेकिन इस पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। पीड़ित जज का कहना है कि जज होते हुए भी वो अपने सिस्टम से नहीं लड़ पाई, अपने लिए निष्पक्ष जांच तक नहीं करा सकी। पत्र के अंत में पीड़ित जज ने लिखा है कि पिछले 1.5 साल से उन्हें एक चलती फिरती लाश बना दिया गया है। उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा है और इसीलिए वो अब अपने जीवन को सम्मानपूर्वक खत्म करना चाहती हैं। जाहिर है कि जीवन के इस दर्द को समझना बहुत मुश्किल है। जैसा कि अदालत ने प्रिया रमानी वाले मामले में कहा था कि यौन उत्पीड़न पीड़ित के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को खत्म कर देता है, इसलिए इसमें न्याय सुनिश्चित होना जरूरी है। ये संघर्ष तब है जब देश में कोई महिला पढ़ लिख कर एक मजबूत ओहदे पर है। इस पूरे मामले से यह समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि आम महिलाओं को रोजाना कितना कुछ झेलना पड़ता होगा। हम भले महिला सशक्तिकरण की ढेर सारी शाबाशियां ले लें, लेकिन फिर भी इस सच्चाई को कोई नहीं झुठला सकता कि लड़कियों को जितना संघर्ष पढ़ने के लिए करना पड़ता है उतना ही काम करने और उसमें बने रहने के लिए भी करना पड़ता है। धन्यवाद।